नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आसमान से टूटकर ज़मीन पर गिरता हुआ परिंदा, पर मन में विश्वास ये कि अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। आने वाले कल के प्रति ये विश्वास जो है ये बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। आज हम आपकी मुलाकात अल्लाह के उस बंदे से करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो छोटे से शहर मेरठ से की, लेकिन आज भारत भर में छाया हुआ है। इस बंदे का आज खूबसूरत है। पिछले 3 सालों में कहना चाहिए 300 गीत इसने हमारे देश को दिए हैं और आने वाला कल और ख़ूबसूरत होगा, इसका पूरा विश्वास है। तो स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का। कैलाश, स्वागत है आपका हेलो डीडी कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। कैलाश, ये बताइए कि सामान्य तौर पर यहाँ तो बॉलीवुड में लोग 8-8, 10-10, 12-12 साल घिसट रहे होते हैं और तब जाकर लोग कहते चांस मिला है, और आप तो यहाँ आए और 2 सालों में छा गए। तो क्या रहस्य है इस बात का? इसके प्रति इसके पीछे जो रहस्य मुझे लगता है वो एक ही चीज़ का है कि मेरा जो पालन पोषण, जो मेरी परवरिश जिस अंदाज से हुई है, जिस तरीके से हुई है, ऐसे तो सभी माता पिता रक्त से सींचते हैं अपने बच्चों को। जी। परंतु शायद हमको जो हमारी परवरिश हुई है वो बहुत अलग ढंग से हुई है। जब सारे बच्चे खेलते थे तब हम मात्र पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बाकी सांस्कृतिक चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहता था। मेरी बचपन से ही एक ललक अजीब प्रकार की रही है, यहाँ तक कि अजीब प्रकार में भी इतनी विचित्र कि मैं संगीत सुनते थे सब लोग, तो मैं जो सामान्य संगीत पर्याप्त था वो नहीं सुनता था मैं, जैसे फिल्म म्यूजिक या कुछ। मैं सुनता था कुछ अजीब सी चीजें, जैसे हमारे यहाँ पे एक फकीर आते थे जो भिक्षा मांगने आते थे, तो वो एक कुछ इस तरह की चीजें गाते थे सारंगी बजा, दर नारा ना दर नारा दर नी दरा नर नारा जो जी हो जी। सो ऑल दैट थिंग्स यूज्ड टू फैसिनेट मी अ लॉट, और मैं इन सब चीज़ों से इतना प्रभावित होता था। मुझे लगता था कि मैन, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की मिट्टी में पता नहीं कौन सी वो उर्वरा शक्ति है कि कैसी कैसी यहाँ पर बातें हैं जो जीत लेती हैं दिलों को। तो कहीं पर वो सारे बीज वहाँ से पनप रहे थे। बीजारोपण मेरा वहाँ से हुआ। बिल्कुल। और तब उन दिनों यदा कदा मेरे पिताजी सत्संग किया करते थे, तो वो निर्गुणी भजन गाते थे कभी कभी। वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, पर उसके बाद भी वो जब भजन गाते थे मैं उससे भी बहुत प्रभावित होता है। तो वो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या चीज़ें हैं। वो एक तारा बजा के मेरे पिताजी गाते थे, 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जायरी सुन राणा बाई, क्या बात है? खेले तो पायर मीरा कांगना हो जी। क्या बात है कैलाश, क्या बात है। इस तरह की चीज़ें मैं सुनते बड़ा हुआ। तो यहाँ ने ये बात नहीं है कि वो जो शुरुआत जो है सिर्फ सारे गमा पधनी सा वाले और तानपुरे वाला ही सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये सारी चीज़ें मिली जुली चीज़ें हैं। मतलब जो बचपन था, मैं उस बचपन में मुझे ये सब सींचा गया इन सब चीज़ों से। और मैं 12 वर्ष की आयु में दिल्ली में आ गया था। परिवार भी शिफ्ट हो गया था दिल्ली में, और हम लोग वहाँ पे मेरी तभी भी तलाश कुछ हो रही थी। मैं म्यूज़िक सीखने लगा, पढ़ाई कर रहा था, साथ साथ क्रिएटिव आर्ट का कोर्स किया मैंने बहावलपुर हाउस में, और मैंने बहुत सारी उर्दू डिप्लोमा कोर्स किया। ये सब मैं एक साथ व्हाइल आई वाज स्टडिंग डूइंग एज वेल एज दीज थिंग्स आल्सो। तो मैंने जब ये सब पढ़ाई के साथ साथ मैं जब संगीत का ये कर रहा था, तब मुझे बहुत प्रकार के अनुभव होते गए। संगीत यात्रा तो क्योंकि उसमें तो अथाह दुनिया में मैंने प्रवेश किया था। नाना प्रकार के गुरुओं से भेंट हुई, कुछ घराने वालों से भी भेंट हुई।
तो वो एक नया चैप्टर था मेरे जीवन का, नया अध्याय था जो खुला। जी। उसमें मुझे बहुत अच्छे और बुरे, कटु और मृदु दोनों प्रकार के अनुभव दिए। तो उस सब का जो सम्मिश्रण हुआ, शायद उन सब के बाद जो एक वोल्केनो एक उत्पन्न हुआ, एक ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, तो शायद वो एक एनर्जी का खेल था, मुझे लगता है, मेरी सक्सेस के पीछे। क्योंकि मैंने अपनी जो संस्कृति और मेरे जो मूल्य हैं, मेरे जो संस्कार हैं, शायद उनको दांव पे लगाए बिना मैंने कटुता में भी मृदुलता के दर्शन किए। और मैं अपने आप को बचाता रहा। बहुत गंदे लोगों से मेरा पाला पड़ता रहा जीवन में। बहुत बुरे बुरे अनुभव हुए, मैंने बहुत दुख देखे, लोगों ने बहुत हमारा दिल दुखाया। बहुत मतलब सामने मीठे बनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, जस्ट इसके लिए कि आप दरिद्र हैं, आप धनवान नहीं हैं, आप बहुत मतलब वो नहीं हैं। तो ये सब बहुत कटु अनुभव होते होते भी हम अपनी गरिमा में रहे। बिल्कुल, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। अपने अस्तित्व को नहीं भूले। तो वो जो हमारे अंदर भगवान का एक विशेष संचार था ऊर्जा का, वो बरकरार रहा। और तब ऐसी एक स्थिति को लेकर जब मैं आया बॉम्बे में, पूरे दमखम के साथ, तो मैं दमखम के साथ आया। और यहाँ पर क्या हुआ कि अच्छा कैलाश प्लीज ये एक फोन ले लें, पुणे से है सनी का फोन। हेलो सनी। हेलो। हाँ जी। हाँ पूछिए सवाल। मैडम मैं सनसवाड़ी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी कैलाश जी से मुझे सवाल पूछना था। पूछिए। सर आपको पुराने गाने और आज के गाने में क्या फर्क लगता है? देखिए, पुराने गाने भी बहुत मज़ेदार होते थे और आज के गाने भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया बात मैं बताना चाहूँगा कि जो मुझे लगता है फ़र्क वो ये है कि देखिए, संगीत और मौसम ये दोनों प्राकृतिक चीज़ें हैं। मतलब हम सर्जना जो करते हैं प्रकृति से प्रेरित होकर ही करते हैं। तो आज की जो परिवेश है, आज की जो परिस्थितियां हैं, उस तरीके का जो परिदृश्य है उसमें हम लोग साउंड के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी काम हो रहा है साउंड के ऊपर। तो इस वजह से शायद आज का दौर जो है वो थोड़ा साउंड डोमिनेटिंग है। तो भी ना कितनी बार कैलाश ऐसा लगता है, देखिए पुराने गीत सुनिए, कितनी बार कितनी जगहें ऐसी मिल जाती हैं कि वाह निकल जाती है। आजकल के बहुत थोड़े से गाने ऐसे होते हैं जहां दिल से वाह निकल जाए। ये बात तो है, लेकिन देखिए इस जगह मेरी मान्यता ये है कि आज का दौर एक अलग अपने टाइप का दौर है। आज यदि हमारी जनरेशन की बात देखी जाए, हमने तो रफ़ी साहब को भी सुना है, किशोर साहब को भी सुना है, और उनके बहुरंगे आयाम देखे हैं, उनकी दुनिया स्थापित की है उन्होंने, वो भी देखा है। लेकिन तत्पश्चात आज का जो संगीत है उसमें एक साउंड की क्वालिटी है, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे आ गई है कि वो भी एक अलग है, उसका भी मजा ये फोन ले ले, मुंबई से ही है महेश का। हेलो महेश। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मैं खैर जी से बात करना था। हाँ पूछिए, वो सुन रहे हैं। हाँ हेलो खैर जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते महेश जी। महेश जी पहला ऐसा कीजिए कि आप अपने टेलीफोन अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए तो आवाज़ सही आ सकेगी। हाँ जी आप पूछिए। हाँ खैर जी, मुझे पूछना था कि आप कैसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, आप कहाँ से आए? मैं भी सामान्य रूप से आकाश मार्ग से या पाताल मार्ग से जैसे सब आते हैं वैसे ही आया हूँ महेश। और मैं ट्रेन से आया था और बस जैसे जितने भी आवागमन के साधन आपका पहला ही जो गीत है, ये जो अल्लाह के बंदे जो सबने गली कूचों में सब जगह पहुंच गया, ये गीत कैसे मिला? देखिए, मैं यहाँ पर जब मैंने शुरुआत किया है, मेरे करियर की यहाँ शुरुआत हुई, तो मुझे विज्ञापनों में गाने को बहुत मिला। और जब हमने विज्ञापन गाए तो कुछ कुछ आवाज़ सुनने को मिली लोगों को टेलीविज़न पे, थोड़ा डिफरेंट आवाज़ थी, मुख्तलिफ आवाज़ थी, जिस तरह से सामान्यतया लोग सुनते हैं। रफ़ी साहब जैसी आवाज़, मेलो आवाज़ जो हीरोइंस के ऊपर गाई जाती है, हमारी आवाज़ थोड़ा उनसे हटके थी। तो ऐसी आवाज़ को सुनने के बाद, अभी आज का युग जो है वो प्रयोगवादी है थोड़ा सा, तो मुझे एक विशाल और शेखर दोनों बड़े युवा म्यूजिक संगीत के निर्देशक हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया कि हम आपकी आवाज़ में ये गाना ट्राई करना चाहते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया और दे लाइक्ड इट। जैसा आपने खुद भी कहा, लोग आपके बारे में कहते हैं कि यू डोंट हैव हीरोज वॉइस, है ना, हीरो के लिए जो इस्तेमाल की जाती है आवाज़ वैसी वाली नहीं है। तो कभी ये नहीं लगता है कि फिर मैं सीमित हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो, मेरी ललक वो है ही नहीं। मैं प्लेबैक सिंगर बनने थोड़ी आया हूँ, मैं तो गायक बनने आया हूँ। अब गायक में और प्लेबैक, मतलब गायक में तो बहुत फ़र्क है। एक हीरो के लिए गाने वाला और एक गाने वाला, मेरा दृष्टिकोण इन दोनों में बहुत अलग है।
अभी मैं अगर हीरो के लिए नहीं गाऊंगा तो मेरा तो हो सकता है मैं खुद अपने गानों का हीरो हूँ और या अनेक शक्तियाँ मेरे गानों की हीरो हो जाएं। तो इस तरह से हो सकता है। जो मेरे गायकी का क्षेत्रफल है मुझे लगता है कि वो असीमित है बहुत। और वो उसकी परिधि कोई मुझे नहीं लगता कि उसको सीमाओं में बांधा जा सकता है, बल्कि हीरो के लिए जो गाते हैं उनको सीमा में बांधा जा सकता है। उनके बस की फिर ज्यादा विस्तार करना नहीं है। ये बताइए कि दूसरे शहर के लोग ज़्यादातर इस मुंबई शहर को माया नगरी कहते हैं। आप जब इस माया नगरी में आए, कैसा लगा ये शहर उस समय? ये शहर मुझे आज भी एक्चुअली बड़ा विचित्र लगता है। और पूरे पृथ्वी पर मैं तो इतना भ्रमण कर रहा हूँ विश्व में, पूरी पृथ्वी पर मुझे इस जैसा शहर तो किस मायने में अच्छाइयों में। अच्छा, शुरू में क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आके पागल हो गया, क्योंकि हम आए थे एक बहुत ही शांत और अच्छे से परिवेश से जहाँ पर जिंदगी का मजा लेने वाले लोग हैं, दिल्ली। और जब यहाँ आए तो यहाँ इतनी छोटी सी जगह में इतना आदमजात, इतनी भीड़ भड़क्का, और लोगों को लड़ने तलक का फुर्सत नहीं है। बाकी सब तो छोड़िए, मतलब आपने अगर मेरी गाड़ी ठोक दी तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लड़ सकूं। बस चलते जाते ही बोल दूंगा यार ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसा सब होके। तो मैं ये सब देखता था अपने इन्हीं दो चक्षुओं से, और मैं बड़ा मतलब हैरान होता था कि हे प्रभु, इसी देश का, इसी शहर का ऐसा भी रंग है जो आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये इसी भारत का हिस्सा है, बॉम्बे। और ये इस मुंबई की और बात करेंगे। पंजाब का फोन ले लें, मंगला सिंह का। हेलो 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 मैडम, नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैडम मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पंजाबी फिल्मों में भी गाना शुरू किया है? हाँ जी, मैंने अभी गाया है, अपना रवि पवार साहब के लिए गाया है। उसमें शार्दुल सिकंदर और शार्दुल सिकंदर नाम है, और हमने एक शार्दुल सिकंदर साहब, हाँ जी हाँ, उनके साथ मैंने एक गाया है अभी। सर वो प्लीज गा के सुनाओगे सर? ओ आई एम सो सॉरी, उसके मुझे बोल अभी याद नहीं है। हाँ, वो एक लाइन याद है। यस। मेरी बुकड़ दे विच चोरनी, मेरी बुकड़ दे विच चोरनी, के मैं खाल सुनावानी, मैं केनू हाल सुनावानी, मेरी बुकड़ दे विच चोरनी, मेरी बुकड़ दे विच चोरनी, मेरी बुकड़ दे विच चोरनी मेरी। क्या बात है। मुझे लगा कैलाश आपकी आवाज में वो जो एक फोक टच है ना, लोक संगीत की जो खुशबू है, वो आपको सबसे अलग कर देती है। वही हमको अभी आमिर खान साहब के साथ शूट चल रहा था, एक फिल्म का गाना हम पर फिल्माया, उनकी फिल्म का, आने वाली फिल्म का। तो उन्होंने भी हमको यही कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपकी गायकी में जो है भारत की मिट्टी की खुशबू है, और इसको ज्यादा साउंड्स और इन सब की जरूरत बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना गायक ज्यादातर यहाँ से गाते हैं, ये तो यहाँ से कहीं से आवाज निकल, हाँ, ये किसी ब्रह्मरंध्र तक जाती है और नाभि कमल से शायद उठती है, तो कुछ ऐसा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मुंबई नगरी की जी। तो ये नगरी शुरू में आपको लगा कि आपको स्वीकार कर रही है कि पहले थोड़ा? नहीं, शुरू में हमको लगा कि हमारा तिरस्कार हो रहा है, और जी भर के तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गया यहाँ पे। मुझे याद है कि यहाँ मेरे पास फटे हुए जूते थे, मेरे पास 5 रुपया नहीं थे कि मैं उनको रिपेयर करा सकूं, और बरसात के दिन थे इसी बॉम्बे में, और मुझे भागना पड़ रहा था स्टूडियो और कहीं कहीं कोशिश करने के लिए। तो मैं ज़्यादा दुनिया को यहाँ जानता भी नहीं था, तो मैंने जो है अपना संघर्ष यहाँ के दुनिया में ऐसे नहीं किया जैसे सब लोग करते हैं, और मैंने कोई पद्धति को फॉलो नहीं किया कि मैं इस पद्धति को ही इसके ऊपर चलूँ, पद चिन्हों पर। तो मैं उस फटे हुए जूतों के साथ कभी बस में, कभी रिक्शा में, मेरे पास पैसे नहीं है तो भी मैं किसी तरह मैनेज करके, किसी ने भी हमको बुलाया, कोई पता नहीं दुनिया का सबसे पतित प्राणी है धरती पर मान लीजिए, उसने मुझे बुला लिया कि हाँ, मैंने उसमें बारों में मैं गाता था, मैंने फिर यहाँ से शुरू किया, मैं रफ़ी साहब को मैं गाता हूँ, हाँ आना मिलना कभी। अंधेरी स्टेशन उनसे मुलाकात की बात फिर करें। अलीगढ़ से फोन है आपके लिए, किशन कुमार का। हेलो हेलो जी। हाँ, पूछिए सवाल। हाँ जी, पहला सर जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका पहला गाना कौन सा है? हमारा पहला गाना, आपको पहला गाना मिला वो कैसा महसूस हुआ आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहला गाना मेरा यही है, अल्लाह के बंदे, और
जाहिर सी बात है, किसी को भी थोड़ी सी सफलता मिलती है तो बहुत खुशी की बात है। इसको शब्दों में तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ज़्यादा बयान कर पाऊँगा। है प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसे दिख रहे हैं, अब तो आप बिल्कुल बदल गए हैं। एकदम। अभी अब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते थे जब मैं छोटे बाल हुआ करते थे, तो बहुत, जैसे हमने कैप पहनी, थोड़ा फ्रेंच कट का भी बना ली, तो हमेशा बोलते थे कि अरे ये तो बिल्कुल सचिन जैसे ही लगते हैं। और ऐसा तो फिलहाल हमारी यात्रा वहीं अंधेरी में अटकी हुई है जी। तो मैं जैसे मैं बता रहा था कि ऐसा भी दौर एक था मुझ पे, यहीं इसी नगरी में, माया नगरी में, बॉम्बे में, जब मैं एक धूर्त प्राणी मुझे बुला रहा है कहीं पर बहराम बाग में, और मेरे पास पैसे नहीं है, तभी भी मैं भाग के, 11 रुपया हैं तो मैंने सोचा कि जितनी दूर 10 रुपया तक का ऑटो रहेगा उतने में जल्दी से टाइम से भाग जाऊं। और मुझे नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्या है उस प्राणी का। वो बुला के हमको पता नहीं, सिर्फ मान लीजिए उसने ज्ञान ही दिया बस, और उतने में मैं तो शून्य की ओर हो गया। मेरे पास जो 11 रुपया था वो भी खत्म, और बाकी मैं फटे जूते लेके बरसात में भागा उसके पीछे। वो सब दौर भी रहे, पर वो क्या है, मुझे लगता है उसमें सब में सकारात्मक मुझे पहलू दिखता है कि भगवान जब कुछ देते हैं तो परीक्षा लेकर देते हैं कि ये मेरा बच्चा संभाल पाएगा या नहीं, अगर मैं इसको कुछ अच्छी चीज दूं। तो वो एक दौर था। तब मुझे लगता था कि यार ये बॉम्बे शायद हम लोगों के लिए तो है नहीं, क्योंकि बहुत बुरी विकट नगरी है, बहुत पकाती है, बहुत सताती है। और उन दिनों में जितने आपके पहले अपने हैं जिनको आप दिल्ली में छोड़ के आए हैं आपके परिवार के अलावा, वो सब झूठ है, वो पता लग जाता है उन्हीं दिनों में। क्योंकि जब आपका एक डाउन फेज होता है, तब असल में आपको हकीकत में पता लगता है कि आपके सर्कल में हकीकत में कितने लोग हैं, आपके सचमुच के मित्र कितने धरती पर पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो वो है ऐसी। हुबली से तनवीर हुसैन आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी तनवीर साहब। हेलो जी। हेलो। हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तनवीर। हाँ, मुझे, आपका बर्थडे कब है? मेरा 7 जुलाई। 7 जुलाई। आपकी आवाज बहुत मीठी है। अरे थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं शुगर वर्क्स में पैदा हुआ हूँ ना, जो शुगर मिल है ना, मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो इस वजह से शायद। नहीं, अभी आपने बताया अपनी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया। हाँ। मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी स्ट्रगल करूँ। मैं भी आपकी की तरह बनना चाहता हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। मैं आपका स्वदेश का गाना सुनना चाहता हूँ। ओके। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तके भैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा आप बताइए, अब वो वाली मुंबई नगरी, आज वाली अब मुंबई नगरी कैलाश खेर को कैसी लग रही है? अब आज तो देखिए, बस क्या बोलें हम, अब तो शब्द ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे माँ ने किसी अपने घायल बच्चे को अपने अंक में बिठा लिया है। तो मुझे लगता है मुंबा देवी ने अंततः अपने एक पापी बच्चे को, एक गुनहगार बच्चे को अपने, गुनहगार क्यों कह रहे हैं? एक अपनी गोदी में समाहित नहीं, वो कर लिया है। गुनहगार वाली बात शब्द क्यों कहा आपने? मैंने गुनहगार इसलिए कि क्योंकि अगर आपने इतने ज़्यादा वेदनाएं सही हो, तो अंततः लगता है कि शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे और उसका मुझे सबक मिला होगा। जैसे मेरा अकाउंट नॉर्मल उस पर आया होगा, तब माँ ने बोला ओके चल तेरे लिए बहुत अच्छी खीर बनी है, अभी खा, मज़े कर। तो वो सब है। मुझे लगता है मुंबा देवी, क्योंकि ये धरती मुंबा देवी नगरी जो है ये उनकी है, तो माँ ने शायद बाद में देखा होगा कि अरे मेरा बच्चा काफ़ी दुनिया के चक्कर झेल के आया है, नाउ लेट्स सेलिब्रेट विद। उदित नारायण के साथ आपने गीत गाया है, वो क्या, स्वदेश का? जी, स्वदेश। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। कैसा रहा वो अनुभव? वो अनुभव इतना मनोहारी है मेरे लिए, इतना हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाला है कि एक तो AR रहमान के लिए गाना, ऊपर से हरिहरन जी, उदित नारायण जी, और इनके सब साथ में गा रहे हैं हम। तो मतलब मैं, अच्छा आप लोग साथ थे मतलब? हाँ, नहीं तो आजकल तो ये होता है अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड करके वहाँ पे साथ में थे और साथ में रिहर्सल की, और इतना मजा आया कि हम क्या बताएं। मतलब खुशी की बात है कि उदित भाई जो हैं वो बिल्कुल दिव्य शक्ति हैं,
अच्छा। इतना, हाँ, मतलब इतने सज्जनता से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व है। और हरि भाई भी ऐसे ही हैं, हरिहरन जी, ये लोग बहुत पराकाष्ठा तक जा चुके हैं ये मनुष्यत्व की। तो इसलिए हमको इनसे मिलकर बड़ा प्यारा लगा। इनकी गायकी के तो हम पहले से ही दीवाने थे, कदरदान थे, परंतु जब इनसे मिले मनुष्य रूप में और इतना प्यारा लगा, अरे भैया ये तो सचमुच देवत्व को प्राप्त होने की जैसी शख्सियत बन गए हैं, क्योंकि इतने विनम्र हैं। इतना आप देवत्व तक का शब्द इतने, इस्तेमाल करते देखिए, हैं? मनुष्य को अगर इतना बड़प्पन आपको मिले विश्व से, और तमाम दुनिया आपको इतनी ज्यादा एडमायर करे, और तब भी आप जमीन पर हों, होश में हों और इंसानों जैसी बात करें, तो मुझे लगता है देव भी ऐसे ही होते होंगे। हो सकता है आने हजार वर्षों के बाद रफी साहब कोई देवता मान लिया जाए। बिल्कुल। भाई ये आस्थाओं का तो कोई मापक तो होता नहीं तो है। सही है, बस मैं इसीलिए शायद। आकोट महाराष्ट्र से फोन है आपके लिए दयानंद का। हेलो दयानंद। हेलो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हेलो कैलाश जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गाने सिलेक्ट कैसे करते हैं? नहीं, गाने देखिए मैं नहीं सेलेक्ट करता हूँ, इत्तेफाक की बात है। ये बड़ा अचंभित स्थिति है कि जब से हमारे गाने, जैसे ही हमारे गाने आने यहाँ पर शुरू हुए हैं, तो हमको पहले से जो संगीत निर्देशक और जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ही लोग ऐसा निर्धारित कर लेते हैं कि इस तरह के गाने ही कैलाश से गवाते हैं। अभी जैसे जिसमें, जबकि मुख्तलिफ टाइप के भी गाने हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गायकी हम कर रहे हैं। अभी हमारा क्लब टाइप का एक गाना बहुत फेमस हुआ है, ढोल बजदा तुम्बा बजदा, तो वो बहुत इन दिनों रेडियोस पे टॉप पे है और हर क्लब में बजता है। और अब जिसको कहेंगे कि यंग जनरेशन का एकदम हार्ट थ्रोब सॉन्ग बना हुआ है इन दिनों वो भी है। और जिस तरह के फोक टाइप के गाने हैं, वो हमको पहले वो सोच के कि अरे यार ये तो शायद कैलाश की आवाज़ में अच्छा लगेगा, तो इस तरह से वही लोग निर्धारित करते हैं और निश्चित करके फिर हमें बुलाते हैं। फिर वो हमें एक छूट दे देते हैं, थोड़ी सी स्वतंत्रता, कि भैया इसमें कुछ चार चांद लगाने की कोशिश कर दीजिए। उसमें फिर हम अपना रंग डाल। बिल्कुल। मैं अभी सोच रही थी कैलाश, आपको 4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए बम्बई में। 4 साल। अभी तक आपकी हिंदी आप चक्षु कह पा रहे हैं, प्रफुल्लित कह पा रहे हैं, मनोहारी कह पा रहे हैं, अचंभित कह पा रहे हैं। अभी तक लोगों ने आपकी हिंदी नहीं बिगाड़ी? नहीं, वो देखिए, यदि आपकी जड़ें मजबूती से पकड़ी हुई हैं, आपकी रूट्स जो हैं वो सोइल में बहुत अच्छी सी जकड़ आपकी मजबूत है और सुदृढ़ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी और का रंग चढ़ पाएगा। ये जो आपने बात कही कि ये मैं आपसे जानना चाह रही थी कि संगीत निर्देशक आपको एक धुन दे दे, उसके बाद खुद ऐसी जगह ढूंढ पाते हैं कि यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ लूँ, ये आज़ादी आपको दे दी जाती है? यही शुरू से, ये देखिए प्रभु की अनुकंपा मुझ पे जो रही है, वो मात्र इसलिए रही है कि मैं जो इतना धन्यवाद जो देता हूँ जनमानस से लेकर और देवत्व तक, सबको मैं भगवान की शक्तियों को सबको धन्यवाद देता हूँ, मात्र इसलिए कि गाना मुझे मिलना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे गाना मिलने के साथ साथ जो आज़ादी मिलती है, पहले ही गाने में जब अल्लाह के बंदे मुझसे विशाल ने गवाया, तो विशाल ने मुझे खास बोला कि दिस इज योर सॉन्ग, जस्ट फ्रीक आउट मैन, जस्ट डू wherever you feel like you do the best of yours। तो मैंने जहां जहां मुझे जगह लगी, मैंने जैसे उसमें टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, सो ऑल दैट, जितनी जगह है उसको फिल करना, और वो भी थोड़ा अच्छे नजाकत के साथ। शास्त्रीय जो एक खुशबू भी है गले में, वो तो बाकायदा शास्त्रीय संगीत भी सीखा। आपके पिताजी शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं? नहीं, मेरे पिताजी तो ऐसे शौक में गाते हैं, उनको खुद नहीं पता वो क्या गा रहे हैं। तो परंतु मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है और विभिन्न विभिन्न गुरुओं से सीखा है दिल्ली में ही, तो जिनमें कुमार जी जो हैं उनकी शैली को मैंने ज़्यादा फॉलो किया, कुमार गंधर्व जी को, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ शिष्य हैं मधुप मुदगल, मैंने उनसे भी सीखा। मेरे एक गुरुजी हैं सुधांशु बहुगुणा जी, और जगदीश मोहन शर्मा जी हैं। बहुत सारे मैंने मतलब लगभग 10-12 गुरुओं से सीखा है। तो सीखा मतलब मैंने कम है, ऑब्जर्व मैंने ज़्यादा किया है। मैं वो रट्टाफिकेशन वाला मामला मैं कम रहा, वैसा शागिर्द नहीं रहा। मैं वैसा सचमुच का शागिर्द में कम हूँ, मैं झूठ मूठ का ही रहा। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने मतलब बस समझ लीजिए
वो गणेश जैसे भगवान गणपति ने पूरे विश्व का जो 7 भ्रमण किए थे वो माता पिता को बिठा के ही किया था। मैं उस सूत्रों में मैं ज्यादा अटका। क्या बात है, मैं बहुत ज्यादा खुली दुनिया में मैं बहुत थ्योरी पढ़ के मैं ज्ञाता नहीं बनना चाहता था। मैंने मोटा मोटी उसकी जीस्ट को पकड़ा कि क्या यार चक्कर क्या है ऐसा। ये फोन ले, राजस्थान का प्रियंका का फोन है। हेलो प्रियंका। हाँ हाँ पूछिए सवाल। हाँ जी, मैं प्रियंका ठाकुर बोल रही हूँ और केला जी से बात करनी है। हाँ हाँ बताइए प्रियंका। नमस्ते। हाँ, मैं ये कह रही थी कि सिंगर बनने के लिए क्या करना चाहिए? सिंगर बनने के लिए देखिए कुछ करना नहीं चाहिए, बस आप ठीक से पहले अपने आप को समझिए कि आप गा सकते हैं या नहीं, और अपने आप की जब समझ होएगी तभी वो आपको दुनिया से एक्सपेक्ट करना चाहिए, विश्व से एक्सपेक्ट करना चाहिए, परिवार से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दे कैन रियली टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर अप टू एंड ऑल। क्योंकि क्या है, हम यहाँ पे पथभ्रष्ट तब होते हैं जब हमको खुद एक आइडिया नहीं होता है, हम खुद भ्रमित होते हैं, और तब तक हमको 5 लोग आके बोलते हैं ओह योर डॉटर इज सो क्यूट सो ब्यूटीफुल, क्यों नहीं इसको मॉडलिंग में डालते, क्यों नहीं इनको ये करते। तो वो जो एक पथभ्रष्ट जो संस्कृति है वो बहुत गलत है। तो पहले सबसे पहले अपने आप में इतना दृढ़ निश्चयता अपने हृदय में पहले निश्चित करें कि भैया यस मुझ में वाकई है खुमार। अब मैं आज 30 वर्ष का हूँ, मुझे बचपन से ही लोग बोलते हैं कि ये किसी अलग उसका प्रतिभा का धनी है ये बच्चा, पर मेरे सर में नहीं चढ़ी ये बात। मैं इसको सुनता था परंतु फिर भी मैं भ्रमित था, मैं किसी के भी शब्दों को आज तक गंभीर रूप से न ले सका, और मुझे लगा कि नहीं यार झूठ है। क्योंकि अगर ऐसा था तो मेरे कितने गुरुओं ने मुझे बोला कि तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू गाना छोड़ दे, कुछ और सीख ले, कुछ और कर ले। तो वो सब बात है। मैं कहीं ना कहीं इतनी तारीफ होती थी, उसके बाद भी मैं ज़्यादातर होश में रहने को चाहता था, और मैं लगता था कि नहीं अभी भी मुझे बहुत राहें तय करनी है। जब मैं 25 वर्ष का हो गया, मेरे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ मुझे, और मैंने बहुत सामाजिक व्यावहारिक और आर्थिक मतलब विपत्तियों को देखा, तब मैंने अंततः ये निश्चित किया कि यार मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ संगीत में, एक परंतु भरसक, उसमें मेरी संपूर्ण शक्ति लगेगी और मैं तन्मयता से एक 100% करना चाहता हूँ कोशिश। तो मैंने तब किया, तब मैं आया, तो इस तरह से मेरी यात्रा रही, और यही मुझे लगता है कि फॉर्मूला मेरे काम आया होगा शायद। अगला फोन आपके लिए बिहार से है, रूपम का। हेलो रूपम। हाँ आप पूछिए सवाल। हेलो रूपम। हाँ हाँ, कैलाश जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपकी आने वाली फिल्म कौन कौन सी है? देखिए अभी आने वाली फिल्मों में एक तो वक्त है जो इन दिनों आ ही चुकी है, शायद अभी 2 हफ्ते पुरानी हो गई है, और साथ में अभी काल एक फिल्म आएगी करण जौहर की, और जो आने वाली हैं वो बहुत सारी हैं। राम गोपाल वर्मा की है, प्रकाश झा की है, राम गोपाल वर्मा साहब की है सरकार, प्रकाश झा की है अपहरण, और अपना हंसल मेहता की है अनजान, और केतन मेहता की है द राइजिंग मंगल पांडे जो आमिर खान साहब की, उसमें हमने 3 गाने गाए हैं, एक गाना हम पर पिक्चराइज भी हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आएगी चॉकलेट, एक फिल्म आएगी जिसका नाम है अपना किलिंग ऑफ अ पॉर्न फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया की, जिन्होंने चरस बनाई थी। इस तरह से बहुत सारी फिल्मों में हमने गाया, लगभग 300 फिल्मों में गाया। अभी तो जीवन उस स्थिति पे जा चुका है कि पूछते ही नहीं हम तो कि अभी एक फिल्म का नाम में क्या है। आपने एक्टिंग भी तो की है। हमने एक में नहीं, बहुत सारी में अच्छा, किया है। नहीं तो वो एक है, झलक दिखाई जाए, हमारे पास भी है, देखें। अच्छा दिखाते हैं। अच्छा एक बताइए कैलाश, आप भी ये मानिएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा गा रहे हैं, जानते हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि मौका मिल जाए कि हम भी बॉलीवुड पहुंचे। ये मौका कैसे मिलता है, क्या है ये मौका? ये मौका देखिए, मौके है ना, मुझे लगता है सबसे कहो, सबसे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, क्या होता है ये मौका? सबसे मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ, मौका यही है कि भाई आपको पहली एक ऐसी किरण मिल जाए जो जनमानस आपको सुन ले। अभी आज हम कुएं की दुनिया में हैं। अगर मैं मान लीजिए बाथरूम में गा रहा हूँ, बाथरूम से मैं बढ़ के रूम तक चला गया, रूम से बढ़ के मोहल्ले तक चला गया, मोहल्ले से बढ़ के मैं एक गांव का फेमस सिंगर हो गया हूँ। और गांव के सिंगर के बाद अगर मेरी स्थिति ये हो जाए कि भाई मैं देश और देश के बाद दुनिया
जी इन दोनों का प्रिय बन जाऊं, तो वो एक ऐसी चाह जो है, ललक, वो मुझे लगता है वही एक मौका होता है। और उसको प्राप्त करने की जो शैली, या मैं मानूंगा तो उसको प्राप्त करने की जो सूत्र हैं, जी उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका मापदंड है या मापक है, या उसका कोई ऐसा कुछ है पर्टिकुलर स्थिति कि भाई आप ऐसा करें तो वो हो जाएगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें, आपके हुनर, आपकी विलक्षण प्रतिभा, आपके कर्मठता, आपकी निष्ठा, बिल्कुल। आपकी सच्चाई, सारी आपके चीज़ों से मिला संस्कार, जुला आपके सारा है। मूल्य, और इन सब पर बहुत निर्भर करता है कि आपकी एनर्जी सामने वाले को कितना प्रभावित कर बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। क्योंकि हम जब घूमते हैं काम की तलाश में, तो हम एनर्जी टू एनर्जी लोगों से मिलते हैं। मतलब मेरा शरीर, मेरा कवच, मेरा ये डब्बा जिसमें मैं हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, वो किसी और डब्बे से मिलेगा। उस डब्बे को मेरा डब्बा कितना चकित कर पाए, ये बहुत निर्भर करता है इस बात पर। क्योंकि आप टैलेंटेड हो, इससे पहले आप मनुष्य कैसे हैं, ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। सारी चीजें हैं। मुझे लगता है शायद जब मैं, जैसे आदेश श्रीवास्तव साहब ने मुझे बुलाया पहली दफा, और जिस वक्त मैं गया उनके लिए, चलते चलते फिल्म में मैंने गाना गाया था। दुर्भाग्य से वो गाना बाद में फिल्म में भी नहीं रहा, और फिर उसमें सुखविंदर साहब ने गाया वो बाद में फाइनली। अच्छा। हालांकि हमारी तारीफ बड़ी हुई थी, परंतु पहले ही मुलाकात में आदेश भाई ने हमको एक चीज़ बोली थी कि अरे यार, इस बच्चे में बहुत फायर है यार, बहुत हमको अच्छा लगा। ये बात जब उन्होंने बोली अपने टोन में, मस्ती की टोन में, मस्ती वाली टोन में, वो गम है इसमें, ऐसे वो मस्ती में बोल रहे थे, तो आई फेल्ट रियली वेरी गुड। और इसके बाद उन्होंने जब हमको दूसरी फिल्म के लिए गवाया, और साथ में ये भी बोला कि ये रंग तेरा है, इसमें तू रंग भर, जैसे भरो, तू अब खुद इसमें कुछ कर। तो ये तब फोन ले लें, ये बिहार से फोन है मधु का। हेलो मधु। हेलो, हम मधुलिका बोल रहे हैं। हाँ जी, हम खगड़िया से बोल रहे हैं। हाँ जी, पूछिए सवाल। कैलाश जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम आपसे कुछ क्लासिकल म्यूजिक सुनना चाहते हैं। क्लासिकल मतलब कोई शास्त्रीय बंदिश वगैरह, कोई कुछ इस तरह की चीज़ जो आपको पसंद हो। हाँ, मैं जिस तरह के गाने गाता हूँ, एक्चुअली मैं क्लासिकल तो गाता नहीं हूँ मधुलिका, जी। और क्लासिकल को ऐसे गाया भी नहीं जाता जैसे मैं बैठा हूँ। क्लासिकल की कुछ पाबंदियाँ होती हैं, कुछ उसके निर्देश होते हैं, वो उसके लिए तानपुरा होना चाहिए, सुर का बड़ा पक्का काम होना चाहिए, आजू बाजू वो सभी चीज़ें होनी चाहिए। पर मैं अपनी चॉइस का आपको जी, एक गाना आपको सुनाता हूँ। जो अच्छा लगे कोई भी हाँ। वो सुना दीजिए। मेरे ख्याल आपको से अच्छा आप सुना रहे हैं। हाँ, मैं सुनिए। आपको एक सूफी गाना सुना देता हूँ। जी ओ नेपालिया फकीरों वाला बाणा, हुण केथों भी पिछाणिया नहीं जाना, हीरे नी रांझा जोगी हो गया हो, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, पाइया मुंदरां ते कण लह चीर, पाइया मुंदरां ते कण लह चीर। क्या बात है? हीरे नी रांझा जोगी हो गया, हो जोगी हो गया, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, तेरे ਲਈ सारी दुनिया नु छड़ के, तेरे ਲਈ सारी दुनिया नु छड़ के, दिलों लोभ ते हंकार सारा कढ के, हो दिलों लोभ ते हंकार सारा कढ के, तेरी जुल्फां दा हो के असीर, तेरी जुल्फां दा हो के असीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, हो जोगी हो गया, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। क्या बात है, क्या बात है कैलाश, सच मानिए सुनते सुनते मुझे साथ वो अपने आप में सारा कुछ सुनाई देगा। एक तारा भी सुनाई दे गया, सारंगी भी सुनाई दे गई, चिमटा भी सुनाई दे गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्या बात है कैलाश, आपको ऐसा लगता है कि आप जो गा रहे हैं, अगर उस चीज़ में आपका विश्वास है तभी बात बढ़िया बनती है? हाँ वही, मतलब कहीं ना कहीं आपको महसूस करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको वैसा होना पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं। मान लीजिए मैं अगर किसी के सौंदर्य का वर्णन करूं कि ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, फिल्म गायकी में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है। तो अगर आपकी आंखें झुकी हैं, चेहरा खिला खिला है, तो आपको शब्दों से, आपकी गायकी से उन सबको एक्सप्रेस इस तरह से करना पड़ेगा कि लगेगा कि सचमुच यार ये जो बात बोल रहे हैं दिल से ही बोल रहे हैं, ये ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये झुकी झुकी और खिला खिला, मात्र वो ऐसा एक स्थिरता के साथ बोल रहा हो कोई, ऐसा नहीं। तो मैं उस तथ्य पे था आदेश श्रीवास्तव साहब के, जब उन्होंने हमको बुलाया
देव फिल्म के गाने के लिए। तो उन्होंने सीधा पूछा कि कैलाश ये देख ये रंग है और ये तेरा गाना है, इसको अब बता कैसे करना है। बस स्केल के लिए मुझे बुलाया था चेक करने को। हाँ जी। जैसे ही वो बताया तो उसमें उन्होंने एक हमको लाइन दी कि देख बेसिक ये है। उसके बाद आदेश भाई ने हमको बोला कि अब तू जितना मर्जी इसमें खेल, ये पूरा ट्रैक तेरा है, सोच। जी जी। तो वो गाना उस तरीके से हुआ। उतनी छूट देने के बाद महसूस करना भी पड़ता है, बहुत वही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह के बोल थे निदा फाजली साहब के, तो उसमें रंगना पड़ता था। जी जी। जैसे हमने बोल सुने तो लगा कि अरे वाह क्या बात है। तो जब वो वाह क्या बात अपने दिल से निकलती है, कुछ चीजें जो आपको खुद पसंद आती हैं, तो तब मन करता है कि यस इसमें तो और रमज के गाया जाए और रम के गाया जाए और जुड़ के गाया जाए, ऐसा। तो वो गाना था रंग दीनी जी जी। दरे ना पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी, 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 रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी रंग दीनी। क्या बात है। पर ये सिर्फ जब क्रेडिट्स आ रहे तब फिल्म में किया हुआ नहीं है गाना। हाँ, इसका क्या है इत्तेफाक ये रहा कि इसका वीडियो नहीं बना सके वो लोग, क्योंकि वो बनाने के चक्कर में थे। उसमें इनफैक्ट हमको भी एक कॉल आई थी कि आपके ऊपर भी पिक्चराइज कर सकते हैं। उन दिनों मैं भी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और मतलब इस कश्मकश में, इस कर्तव्य विमूढ़ता में दिवस जो हैं वो बीत गए और फिल्म का अपना रिलीज होने का समय निकट आ गया। तो तब तक उन्होंने गाने को अपना मोनेटाइजेस चिपका के ही रखा। अभी अगला फोन फिर बिहार से है, अखिलेश का। हेलो अखिलेश जी। हाँ पूछिए सवाल। हेलो नीति जी, गुड मॉर्निंग। कैलाश जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। ये सर मैं ये चाहता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में जो है आदमी को कुछ न कुछ करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि टीचिंग लाइन को अपना करके जीवन में कुछ पाऊँ। इसके लिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद मैं कहीं राह से भटक न जाऊं। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा मैंने ये दें कि ताकि मैं कुछ कर सकूं, मैंने कुछ सुझाव दें ताकि जो है हम अपनी राह से हम नहीं भटके। अब देखिए सुझाव हम क्या दें भैया, सुझाव तो माता पिता देते हैं सबसे पहले, तो जो मूल गुरु वो होते हैं जीवन के। तत्पश्चात आपके गुरुओं ने बहुत सुझाव दिए होंगे और आप स्वयं जो सुझाव मांग सकता हो, जिसमें इतनी सक्षमता हो कि वो सुझाव मात्र समझ सके कि मुझे सुझाव चाहिए, मुझे लगता है वो खुद बुद्धिजीवी है बहुत बड़ा। तो मैं तो क्या सुझाव दूं, आप खुद इतने समझदारी की बात कर रहे हैं। आप अब बस लगे रहिए अपनी कोशिशों में और अपने चरित्र को, अपने मूल्यों को बचा के और बस कर्मठता का थोड़ा प्रतिपादन करें तो आगे बढ़ेगी नगरी। मतलब जीवन तो एक नदिया है, बहती रहेगी, उसमें निर्भर करता है कि आप कितनी गड़बड़ करें और कितनी स्वच्छता बरकरार रखें, बस ऐसा था। कैलाश जी बताइए, आपकी ये जो जीवन नदियाँ जो बह रही है, कल कल बह रही है, खूब बह रही है, अब इस बहती नदिया में आप पिछले 10 साल में और आज वाले कैलाश में आप अपने आप में क्या परिवर्तन पाते हैं? आपका रहन सहन हो या व्यवहार हो या गायकी हो, कहीं कुछ बदला है ये कैलाश? जीवन का परिदृश्य पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो चुका है आशा जी। यहाँ पर हमारे साथ एक और बड़ी बात हो गई है, क्योंकि जिस कैलाश को एक बहुत ही ऐसा एक शुद्ध माना जाता था, अभी उसका एक सम्मान है, एक उसकी एक प्रतिष्ठा है छोटी सी, उसको लोग बाग बड़े लोग भी मतलब जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हैं, जिनको आज के युग का समझ लीजिए भीष्म पितामह माना जाता है, ऐसी ऐसी शक्तियां जो हैं वो भी जब सत्कार करते हैं तो ये बहुत अपने आप में अनुभूति है। और इसमें अपने आप का जो महसूस करने की जो शैली है वो अपने खुद में एक परिवर्तित शैली दृष्टि, ऐसा लगता है खुद ही दृष्टिपात कर रहे हैं हम अपने आप को बदलते हुए कि हम पहनने से लेकर हमारी बोलचाल भाषा तक हम सब में कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास का संचार पाते हैं। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अच्छा अभी हमको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हमको एडमायर करते हैं, तो हमको शायद अच्छी बातों पे ही ध्यान देना पड़ेगा,
कुछ जो अपशब्द होते थे, कभी कभी हम क्रोध में बोलते थे, उन पर भी बड़ा हमने काबू पा लिया। बहुत सारी नियंत्रण रेखा में अब हम रहकर कार्य करते हैं और उसका बाद में मजा आने लगता है। तो ये सब परिवर्तन है। खान पीन के भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। समय की पाबंदियों में जीना पड़ता है, प्रतिबंध बहुत हैं जीवन के, मतलब सुख भी हैं परंतु उन सुखों को मूल्य चुकाना पड़ता है। जी तो जी। इस तरह से समय से सोना कई बार पड़ता है, दवाइयों पर निर्भर करना पड़ता है, कई बार होम्योपैथी, अगर आपका समय और आपकी शेड्यूल बिगड़ गई है तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा एक है। अब अगला फोन आपके लिए आसाम से है, कल्लल पाल का। हेलो पाल साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सवाल। मैं उनका मतलब एक फ्रेंड बात बोल रहा हूँ। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कैलाश जी के आपके मतलब फेवरेट मतलब किन के साथ काम करके आपका अनुभव अच्छा लगा, या मतलब? हमको देखिए पाल भाई, हमको सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सब हमारा सम्मान करते हैं, सब हमें प्यार देते हैं, सबको हम सम्मान और प्यार देते हैं। मज़ा जो है वो एक क्षणिक अनुभूति होती है और पता नहीं किसके साथ किन लम्हों में किन पलों में कितना मज़ा मैंने कब लूट लिया ये नहीं मैं बयान कर पाता हूँ। जैसे मुझे AR रहमान साहब के साथ काम करके बहुत अनोखा लगता है, दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। और उतना ही मज़ा मुझे एक बार अनु मलिक साहब के साथ जब मैंने गाना गाया था तो भी आ गया था, जब मैंने अभी वक्त फिल्म का एक गाना गाया था, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद भी रो पड़ा एक लाइन पर गाते गाते। और जो शेफाली शाह जो हैं विपुल की वाइफ, वो तो मतलब तब तक रोती ही रही जब तक हम गा रहे थे, डबिंग चल रही थी। तो वैसा एक अनुभूति होती है कभी कभी, कुछ एकदम आप किसी दूसरे लोक में हैं ऐसा आपको लगने लगता है। तो और वो एक जो हेल्दी जो स्वस्थ परिवेश है जिसमें आप काम कर रहे हैं, वो सबके साथ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत आपको अच्छा कहीं ना कहीं महसूस करने देता है वो सब माहौल। तो इस तरह से हमको सबके साथ ही अच्छा लगता है, बस निर्भर करता है कि कब किसके साथ कौन से पल भगवान दे दे जो एक से एक ऐसे हों जो हृदय स्पर्शी हो जाएं बस। बिल्कुल। आप जिस प्रोफेशन में, अब तो खैर हर ही जगह यही है, पर यहाँ तो जिसे कहते हैं ना गला काट प्रतियोगिता है यहाँ तो, है ना? तो ऐसे में ठीक है, आप गुणी हैं, अच्छा गा रहे हैं, सब कुछ है, पर काम मिलता रहे और बेहतर काम मिलता रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए देखिए आपको स्वयं, जैसे किसान है, वो जो मिट्टी को चाहे कितनी भी उसकी उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण मिट्टी है, तभी भी वो निराई गुड़ाई समय अनुसार उसकी सिंचाई वो सब करना नहीं भूलता है। इसी प्रकार से हम लोगों का, जितने भी लोगों को भगवान ने गुण दिया होता है, टैलेंट दिया होता है, उनको उसको निखारने के लिए बहुत सारी परिश्रम, बहुत सारे तप, बहुत सारी चिल्ला खींचना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और बहुत सारी बलिदान देने पड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों के। ये अकोला का फ़ोन ले लें, फिर इस पर और बात करेंगे। गजानन का फ़ोन है। हेलो गजानन। हेलो, मैं कैलाश जी से बात करना चाहता हूँ। हाँ जी गजानन साहब बताएं। हाँ, आपकी जो काल पिक्चर रिलीज होने वाली है ना? हाँ जी, हो गई है रिलीज। हाँ, उनका गाना सुनने का था वो। अच्छा, हम गाते हैं। अखियां तेरी आवे फुल कमल दे, मिठे मिठे बोला शेर गजल दे, हो मेरे यार यार दिलदार यार, मेरे यार यार दिलदार यार, मेरे यार यार दिलदार यार, मेरे यार यार। अखियां ते बल बल दसा तैनू एक गल, सच्चा हकदार तू मेरा, क्या बात? ओ मेरे यार यार, मेरे यार यार, मेरे यार यार दिलदार यार, मेरे यार यार दिलदार यार, मेरे यार यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहाँ आपने वो किसान वाली बात कही है ना, तो अपनी मेहनत, अपनी लगन, इसके अलावा कोई आस्था, कोई विश्वास? नहीं, आस्था विश्वास, दुनिया में सबसे बड़ा आस्था जो है वो कर्म में होनी चाहिए। कर्म में यदि आस्था रखेंगे। अब वो पेंडेंट नहीं दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, वो विशेष आपका गले में ये क्या है? ये विशेष कुछ नहीं है, मेरे मित्र हैं प्रशांक भैया, आए हुए हैं अभी बॉम्बे में, उन्होंने, प्रशांक बिंदल, उन्होंने मुझे प्रदत्त, उनके द्वारा प्रदत्त है। वो साउथ अफ्रीका कहीं गए थे और वहाँ ट्राइबल उसमें गए थे वो लोग, तो वहाँ से वो लेके आए थे और हमको अच्छा लगा। तो अच्छा, थोड़ा विभिन्न चीजें हमको अच्छी लगती हैं शुरू से ही। तो
ये भी हो गई बात आस्था, विश्वास, कर्म, निष्ठा, लगन, मेहनत, सारी कुछ। इसके अलावा भी लोग कहते हैं कि पता चलता रहे कि हाँ कैलाश खेर है, यहीं आसपास है, इंडस्ट्री में पता चलता रहे कि लोग आपके पास आते रहें, उसके लिए क्या खेलना पड़ता है? नहीं, हमको वो कुछ विशेष तो मैं कर नहीं रहा हूँ वैसे, और मुझे नहीं लगता कि विशेष करने की आवश्यकता होती भी है। यदि आप में वो खुशबू है और वो कस्तूरी यदि है जी, तो स्वयं वो कस्तूरी अपनी खुशबू बिखेरेगी और आपको और पब्लिक को घेर घेर के लाएगी आपकी ओर। तो मुझे इसी बात पे, और आपको निष्ठा जो है, सच्ची जो लगन है, भगवान की ओर आस्था जो है वो सच्ची होगी तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, तो आप कभी भी परिवेश से बाहर नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, झूठ मूठ की दुनिया है। हमने ये देखा है मनुष्य 90% तो अपना जीवन झूठ में ही जीता है। माफी चाहती हूँ कैलाश साहब, आपके हमनाम कैलाश हैं कोई मध्य प्रदेश में, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, फिर हम ये बात करते हैं। हेलो हेलो कैलाश। हाँ पूछिए सवाल। जी मैं कैलाश खैर जी से बात करना चाहता था। हाँ सुन हाँ जी कैलाश जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? हमारी कामयाबी के पीछे हमारे मेहनत और हमारे लगन और हमारे परमपिता परमेश्वर का हाथ है, बस सबसे बड़ा हाथ है मुझे लगता है वो। तो इसके अलावा तो बस क्या बोलें, शब्द तो। आगे क्या योजनाएं हैं कोई विशेष? मेरी योजनाएं तो इस तरह की कुछ नहीं है, योजनाएं तो योजना आयोग में बनेंगी। आप इस तरह से नहीं प्लानिंग करके हम कुछ ऐसा नहीं है, हमको लगता है एक संतत्व, भाई फकीराना आए थे क्या कर चले, मियाँ खुश रहो बस दुआ कर चले, क्या बात है। इस तरह की हम धारा पे जीने वाले व्यक्ति हैं। परंतु एक एल्बम पर हम काम कर रहे हैं अभी, जो हमारी सोलो एल्बम है और जिसमें हम बड़े एकदम अलग टाइप के कुछ मेहनत से गाने लाए हैं। अलग टाइप इन द सेंस कि जैसा चलता है मार्केट में वैसा नहीं जी। अब हम लेके आए अपना सूफी रंग भैया, जिसमें भक्ति भी हो, संस्कृति भी हो, अलौकिकता के दर्शन भी हो। क्या बात है। और सचमुच की धरातल पर यदि आपने अपने ईष्ट की, अपने पिया की, अपने सजन की तारीफ करनी है तो सचमुच आपके दिल से लगे, सुनने वाले को लगे कि नहीं ये जो बात बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो अब कैलाश ये है कि हम तो उससे यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो लगन जो उससे लगी है यूं ही बनी रहे, अच्छे सुर लगते रहें और इस नकली वाली दुनिया में कुछ असली चीज़ें सामने आती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। रंग रंग दीनी ओड़ी पिया के रंग रंग दीनी ओड़ी पिया के रंग रंग दीनी ओड़ी पिया के रंग रंग